हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम जो पॉइंट रिवीजन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है चैप्टर 2। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2 है। उसके ऊपर जो है हम स्लाइड बना करके स्लाइड वाइज मोटा मोटा रिवीजन कर रहे हैं। पहले चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुके हैं और मैं आपके पास में सिर्फ ये स्लाइड का रिवीजन करा रहा हूँ ताकि जो है आप लोग को एग्ज़ाम के अंदर कोई दिक्कत ना हो। स्लाइड है, टाइटल सबसे पहले फेडरलिज्म जो हमारा है संघवाद, जिसको हम संघवाद कहते हैं, ये जो है चैप्टर 2 है हमारा और इसको हम पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म के आधार पर। ये चैप्टर हमें बताता है, हमें लर्न कराता है कि किस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपस में पावर शेयर करते हैं। पिछले अध्याय में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछले चैप्टर में पावर शेयरिंग किस प्रकार से जो है बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की थी तो वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल सही ढंग से चली थी। लेकिन श्रीलंका के अंदर सिन्हाला और तमिल में पावर शेयरिंग नहीं की तो वहाँ पर जो है काफ़ी डिस्प्यूट हुआ और अंत में जो है सिविल वार हुआ, जिसको हमारे भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सेना भेज करके उसको दबाया था। तो इस प्रकार से पावर शेयरिंग करने से ये जो है गवर्नमेंट अच्छी तरह चलती है और अच्छी तरह पावर शेयर होने से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है। अब जो है हम समझते हैं पावर शेयरिंग किस प्रकार से होती है। ये चैप्टर हमें बताता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयरिंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन सीखें तो पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो पावर शेयरिंग है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में करना ही फेडरलिज्म कहलाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो हम पावर शेयरिंग करते हैं, अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को, अपनी जो वह उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयर बिटवीन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पावर को शेयर करना, शेयर मतलब बांटना। आप बोलते हैं कि भाई शेयर, कोई चीज़ को शेयर करके आप खाना जो है शेयर करके बांट करके खाते हैं, उस प्रकार से गवर्नमेंट को भी ये जो है एक डेमोक्रेसी की स्क्रिप्ट आत्मा है कि अगर आप पावर को शेयर कर देते हैं, पावर को बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आप जो है डेमोक्रेसी के अंदर अच्छी तरह से शासन कर सकते हैं। अन्यथा जो है आपके अगेंस्ट में जिसको आप पावर नहीं मिलेगी वो आपके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और आपकी सत्ता चली जाएगी। इस प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग करना मतलब है पावर को शेयर करना। पावर शेयर बिटवीन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पावर सिर्फ एक जगह नहीं होनी चाहिए बल्कि अलग अलग लेवल पर डिवाइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैंने आप लोगों के लिए, जो कि स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर हमारे को पढ़ा दो, मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ प्रेजेंटली आकर के आपके पास, तो मैं आपके पास वीडियो भेजता हूँ खाली सोशल साइंस के, इसके ऊपर आएंगे और नया चैनल मैंने इसीलिए बनाया है। तो स्टूडेंट्स जो है इसको अपना सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो अच्छे बाद में वीडियो आएंगे उनको आप जो है पढ़ सकते हो। वो और नहीं पढ़ना है तो कोई ज़रूरी नहीं है इनको पढ़ना। अब अगला है एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। अब हम लेते हैं हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो है एग्जाम्पल लेते हैं। हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार से जो है इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग की गई है। किस प्रकार से इंडिया के अंदर पावर शेयरिंग की गई है। जैसे अब इंडिया में जो पावर शेयरिंग की गई है, आप पता होगा, सबसे पहले हमारी ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो सेंटर केंद्रीय सरकार जिसको हम बोलते हैं, जिसका अभी मुखिया जो है प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब अगर ये पूरी की पूरी पावर अपने पास रखती, पूरी की पूरी, तो ये संभाल नहीं पाती पूरे देश को और फिर प्रकार से देश के अंदर जो है
कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता। तो इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे संविधान में क्या किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होगी, और जैसे कि सेना की पावर है, सुरक्षा की पावर है, देश की बाहरी ताकतों से सुरक्षा करना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रख ली है। और रेलवे, जो कि पूरे जो है देश में रेलवे को चलाना, ये इस प्रकार की पावरें जो वित्त संबंधित पावर हैं, फाइनेंस संबंधित, तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी लिस्ट में रखी हुई है। अब कुछ पावर जो उन्होंने स्टेटों को दे दी है, राज्यों को दे दी है। जैसे पुलिस, हर एक जो है स्टेट अपने राज्य में पुलिस रख सकती है अपनी सुरक्षा के लिए। इस प्रकार से कई पावर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती हैं। इसी प्रकार से उन पावरों को अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी पावर, कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे देती है, जैसे पंचायत को दे देती है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से म्यूनसिपल कमेटी को दे देती है, ठीक है नहीं, ब्लॉक समिति को दे देती है, और इस प्रकार से वो भी अपनी पावर नीचे को शेयर कर देती है, मतलब बांट देती है। इस प्रकार से क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर ये पावर शेयरिंग करने से सरकारें सही चलती है। जो मोनार्की सिस्टम होता था, मोनार्क होते थे, या जार सिस्टम होता था, किंग सिस्टम, राजा सिस्टम, उसमें पावर को शेयर नहीं किया जाता था। वो सारी सत्ता एक आदमी के हाथ में होती है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में सारी सत्ता एक आदमी के हाथ में होती है, वो पावर को शेयर नहीं करते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में पावर को शेयर किया जाता है, बांट दिया जाता है। अब जो है, अब इंडिया में जो है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है नहीं, तीनों लेवल हैं। इस प्रकार से इंडिया में पावर शेयरिंग का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। अगला है फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के मेन फीचर क्या क्या हैं भाई? पहला फीचर है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कम से कम 2 लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लेवल गवर्नमेंट के होने चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और अधिक होंगे तो लोकल गवर्नमेंट भी, पंचायती राज भी, म्यूनसिपल कमेटी, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इस प्रकार से हो सकती हैं। और दूसरा फीचर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर जो पावर दी गई होती है, ये कोई सरकारें अपनी मर्जी से नहीं बांटती हैं कि प्रधानमंत्री जी को जो मन में आया वो पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट को जो मन में आया वो पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर डिवीजन होती है, बांटा गया होता है। संविधान में लिखा होता है कि ये जो शक्तियाँ होंगी, ये पावर होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, और ये जो पावर होंगी, ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की होंगी। और इन पावरों के ऊपर लोकल गवर्नमेंट भी अपने कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से ये का दूसरा फीचर है, गुण है, वो है डिवीजन ऑफ पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर को डिवीजन किया गया है। अगला है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर अगला जो फीचर होता है फेडरलिज्म का, उसमें ये होता है कि जो संविधान होता है वो लिखित में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लिखित में होता है। ऐसा नहीं है कि मौखिक रूप से जो है संविधान को बांटा गया हो, नहीं। जैसे भारत का संविधान है बिल्कुल लिखित में है, ठीक है नहीं, तो उसमें कोई अगर अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए कंडीशन बनाई होती है कि लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति महोदय के पास साइन होने के लिए जाता है। तो इस प्रकार से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें अमेंडमेंट जो होता है वो संविधान, लोकसभा, राज्यसभा की स्वीकृति, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद होता है। और होता है इसके अंदर एक फेडरलिज्म का एक और जो है वो है फीचर, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोकल कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं। इस प्रकार से जो है
इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हमारी जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का बंधन नहीं है। तो इस प्रकार से ये फीचर्स थे फेडरलिज्म के। तो फेडरलिज्म की कुछ मेन विशेषताएं भी होती हैं। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पावर का विभाजन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना। तो इस प्रकार से जो है ये पावर शेयर की विशेषताएं होती हैं। अब स्टूडेंट चलते हैं हम डिवीज़न ऑफ पावर इन इंडिया। इंडिया के अंदर डिवीज़न ऑफ पावर किस प्रकार से है? मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर यूनियन लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट बनी हुई है, कोकरेंट लिस्ट बनी हुई है। तो आपको मैंने अच्छी तरह पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको फिजिकल आके नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी कि सर आप हमारे पास यहाँ पर आ जाके पढ़ा दिया करो, लेकिन जो है मैं आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आपके पास वीडियो भेज रहा हूँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग अच्छी तरह ये एग्ज़ाम वाले पॉइंट्स हैं, तो इनको लिख के भी रख सकते हैं, इनको याद भी कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी के पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो बाद में जब समय मिलता है तब देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हर रोज़ आपके पास इस प्रकार के वीडियो आएंगे। अब मैं आपको बता रहा था यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस आता है, रक्षा करना मैं आपको बताया था, सेना जो आती है यूनियन लिस्ट में आती है। बैंकिंग जो आते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर या यूनियन गवर्नमेंट की पावर। डिफेंस सारी सरकार जो है देश की सुरक्षा करना किसका काम है? जिम्मेवारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। बैंकिंग चलाना, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जितने बैंक हैं सारे के सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, इस प्रकार से बहुत सारे लिस्ट है, वो पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उनको आप याद कर लेना कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर आते हैं और स्टेट लिस्ट में कौन कौन से मैटर आते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर है पुलिस, हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है। एग्रीकल्चर संबंधी, खेती के अंदर जो भी है डेवलपमेंट करना है, खेती के अंदर कुछ भी सब्सिडी देनी है, खेती के अंदर जो भी काम करना है वो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। पब्लिक हेल्थ की जो हॉस्पिटल वगैरह चलानी है ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। अब कुछ लिस्ट होती हैं कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है जिनमें दोनों का होता है। जैसे एजुकेशन, आपको पता है एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो CBSE बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, और जो आपका हरियाणा बोर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड है। तो इसके अंदर दोनों की होती है। फॉरेस्ट दोनों का होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फॉरेस्ट होते हैं और कुछ जो है हरियाणा अपना स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं। इस प्रकार से मैरिज लॉ, कानून से संबंधी लॉ हैं, ये दोनों के अंदर आते हैं। इस प्रकार से और भी कई आते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, तो वो भी आप लिस्ट पढ़ लेना जो मैंने पहले लिखा चुका हूँ, आप लोगों को भेज भी चुका हूँ वीडियो कई बार मैं। और अब जो है भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में पावर 3 लिस्ट में डिवाइड की गई है, यूनियन, स्टेट और कोकरेंट लिस्ट। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है आप इनको देख सकते हैं। अगला है इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म है, इसके अंदर जो आती है फेडरलिज्म की इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि सबसे पहले उसमें पावर शेयरिंग होती है, ताकत का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा होता है, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट होती है, उसमें बेटर गवर्नेंस होती है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होती है। ये जो है इम्पोर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म। स्क्रिप्ट जो है फेडरलिज्म पावर्स को बैलेंस करता है, डाइवर्सिटी को मैनेज करता है और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए जो है ये फेडरलिज्म ऑफ बैलेंस होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आके आता है लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। लोकल गवर्नमेंट का अमेंडमेंट जो हुआ था 73 अमेंडमेंट हुआ था, जी रूरल के अंदर पंचायती राज को स्थापित किया गया था। और 74 जो हमारे संविधान के जो अमेंडमेंट होते हैं संविधान के, वो जो है आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी से होते हैं। तो 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था, 73 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें रूरल के अंदर पंचायती राज को स्थापित किया गया था। जो लोकल गवर्नमेंट की हम बात करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 74 जो अमेंडमेंट हुआ था वो रूरल अर्बन एरिया में म्यूनसिपलिटीज़ को, जिसको हम नगरी पालिका बोलते हैं, उसको स्थापित किया गया था। 1992 के 3rd और
74वें अमेंडमेंट में ये कहे गए थे 1992 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर दिया गया था। अब आता है कंक्लूजन। फेडरलिज्म जो है एक स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी की ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है? फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म है ये, फेडरलिज्म। और स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म हमें सिखाता है पावर शेयरिंग, स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी। इंडिया की यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ फेडरलिज्म की वजह से ही है। तो स्टूडेंट जो है अगवा है, इसको जो स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं है आपको इस वीडियो को पढ़ें। आप ये वीडियो में इसलिए भेजता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स ने चैप्टर पढ़ा नहीं है, कभी उसके पास समय है, हो सकता है किसी विद्यालय में नहीं गया होगा, या जो लाइब्रेरी में हम पढ़ाते हैं, कई बार फिजिकल भी पढ़ाया है, वहाँ भी नहीं पढ़ा होगा, तो वो अपने समय में पढ़ सकता है। इसलिए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आपको टाइम हो तब पढ़ लीजिए। और रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये जो है उस समय रिवीजन के लिए अच्छा है, वरना क्लास के अंदर सारा कुछ पढ़ा दिया जाता है। इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो इसको पढ़े। अगर किसी की फैमिली जो है लिबरलाइज फैमिलीज है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकती हैं, अपने बच्चों को अपने सामने। कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको फ़ोन दे करके छोड़ें और बच्चे इसका इस्तेमाल मिसयूज करें। अगर कोई परिवार चाहता है कि नहीं हम बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप उनको सुना भी सकते हैं, अगर बच्चा सुनना चाहे तो अपने सामने। तो किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये एक नया जो चैनल खाली एसएस को पढ़ाने के लिए और कुछ इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, विशेषकर उन बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, जिनकी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, तो मेरा मजबूरी है, मैं फिजिकल आकर के आपको 1 घंटा नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपके पास ये वीडियो बना दिया हूँ। अब इस प्रकार के वीडियो आपके पास आते रहेंगे और आप लाइब्रेरी में इसको चला सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, और पढ़ करके फ़ोन में भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक